हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जितने भी आईआईटी जैम में अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं उनको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले आईआईटी जैम के अंदर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस। तो देखिए, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादातर 1H NMR के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब आप आईआईटी जैम की बात करते हैं, लेकिन जब आप गेट और नेट की बात करते हैं तो वहां पर आपका थोड़ा सा और सिलेबस ऐड हो जाता है, जो कि आपका 13C NMR होता है या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री आ जाती है। पर कभी कभी देखो इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है, और आपसे यहाँ पर यूवी विजिबल के भी कभी कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये आपसे पूछा गया है आईआईटी जैम 2013 के अंदर। यहाँ पर कह रहा है नंबर ऑफ पीक्स या फिर सिग्नल्स बता दीजिए यहाँ पर 1H NMR में कितने होंगे अगर NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की बात कर रहे हैं। तो NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बात कर लो या फिर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, आप DMF जिसे आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो देखो DMF क्या मतलब हो गया, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड किसे कहते हैं, फॉर्मामाइड हम कहते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मामाइड हम इस वाले ग्रुप को कहते हैं। अब उस पे अगर नाइट्रोजन पे उसने डाइमिथाइल लगा दिया है, ठीक है, यानी इस वाले एन पर भी मिथाइल और इस वाले मिथाइल, इस वाले एन पर भी, इस वाले बॉन्ड पे भी मिथाइल, तो इसे आप कहते हैं NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, या फिर इसे आप डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF के नाम से भी डायरेक्टली जानते हैं, ठीक है। काफी फेमस सॉल्वेंट है ये। तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मली लो टेम्परेचर पे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है यहाँ पर, जो आपके ये सिग्नल्स होते हैं ना ये अलग अलग डिटेक्ट होते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो आपका नाइट्रोजन होता है ना ये यहाँ पर रेजोनेंस कर सकता है। तो जैसे ही ये नाइट्रोजन यहाँ पर रेजोनेंस करेगा, ये नाइट्रोजन रेजोनेंस करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, देखो ये O पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला एक CH3 और एक ये वाला CH3। तो देखो ये कुछ टाइम के लिए ही होगा भले ही, लेकिन यहाँ पर होता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है। तो इस केस में जब आप बात करते हो तो देखो ये वाले अगर आप यहाँ पर अब देखोगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले CH3 के साथ सिस है और इस वाले CH3 के साथ ट्रांस है। तो ये वाला CH3 देखो ये ऑक्सीजन के साथ सिस में है और ये वाला CH3 आपका इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर सिस में है। तो यहाँ पर ये तीन आपको अलग अलग तरह के सिग्नल दिख रहे होंगे जो कि हाइड्रोजन के आने वाले हैं। तो यहाँ पर जब आप 25 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे तो यहाँ पर आपको तीन सिग्नल दिखने वाले हैं 1H NMR के अंदर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो अगर आपसे और हाई टेम्परेचर पे पूछ लिया होता ना तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होता कि ये सारे ना ये रोटेशन भी कर लेते हैं, तो इसकी वजह से ये एक जैसी दिखने लगते हैं, ठीक है। जब आप लो टेम्परेचर पे जाते हैं लेकिन तब आपको ये अलग अलग डिटेक्ट हो जाते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आया था आईआईटी जैम 2014 के अंदर। आपसे देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है 1H NMR में कितने सिग्नल एक्सपेक्ट हो रहे हैं हम जो 2 क्लोरो ब्यूटूइन के अंदर होगा। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ब्यूटूइन बना लीजिए। तो पहले आप बात करेंगे CH3, ये आपका कनेक्टेड होगा CH, ये आपका कनेक्टेड होगा CH CH3, इसी को आप कहते हो ब्यूटूइन, है ना, इसी को कहते हो ना भाई ब्यूटूइन। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ब्यूटूइन, उस पे 2 पे क्लोरीन लगा दो, वो ऐसा कह रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई कि इस वाले कार्बन पे आपका यहाँ पर क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड आपका बन गया है अब ब्यूटू क्लोरीन, ठीक है। ब्यूटूइन और 2 पर ही क्लोरो भी आ गया है। अब वो कह रहा है इसमें बताओ 1H NMR के कितने सिग्नल आने वाले हैं। साथ में उसने एक लाइन बोल दी है कि आपको स्पिन स्पिन कपलिंग से कोई लॉजिक नहीं लगाना है। वैसे तो उसका कोई मतलब बनता भी नहीं है, आपको सिर्फ सिग्नल बताने हैं। अगर वो पीक्स पूछता तब एक अलग बात होती है, वैसे तो इस लॉजिक नहीं है कोई लाइन का, लेकिन ठीक है उसने पहले ही बोल दिया है तो हम इसको भी लेकर चलेंगे। तो देखो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जितने नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होंगे उन सभी का एक अलग अलग सिग्नल आने वाला है। तो नॉन इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, देखो इस वाले को अगर आप देखो तो इस CH3 के पास एक C लगा है और एक Cl लगा हुआ है ना। तो ये एक अलग तरह का हो गया। इस वाले हाइड्रोजन की अगर आप बात करोगे, देखो मैं इसको थोड़ा और ढंग से बना देता हूँ आपके लिए, तो आप इसको एग्जैक्टली बताओ कैसे देखोगे। ये C डबल बॉन्ड C है और इसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखो एक तरफ यहाँ पर आपका CH3 लगा है, ये Cl लगा है, ठीक है। इधर आपका एक हाइड्रोजन लग गया और एक आपका यहाँ से CH3 लगा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह का। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पर आपको कितने नंबर ऑफ सिग्नल दिखाई देंगे। देखो ये CH3 के सिस पोजीशन पे, ठीक है, इस CH3 के
ये CH3 के बगल में ही लगा हुआ है आपका हाइड्रोजन, तो ये एक अलग तरह का है। और ये वाला CH3 के पास आपका Cl लगा हुआ है, तो ये वाला अलग तरह का है। अब ये मत सोच लेना कि ये दोनों तो एक जैसे हैं, नहीं, ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। और ऊपर से ये CH3 यहाँ पर क्या है, आपस में ट्रांस भी है। तो यहाँ पर आपको देखो एक सिग्नल इसका मिलेगा, एक सिग्नल इसका मिलेगा, और एक सिग्नल आपको यहाँ से दिख जाएगा इसका। तो यहाँ पर आपको 3 तरह के सिग्नल दिखाई देंगे जिनका एनवायरनमेंट यहाँ पर अलग होने वाला है। यहाँ से कितने आ गए भाई आपके पास, 3 सिग्नल आ गए। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई यहाँ पर, 3 सिग्नल्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो ये क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको ना फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे कह रहा है कि बताइए ये कौन से रीजन में आ रही होगी। तो हम यहाँ पर पहले तो बना लेता हूँ, मैं आपको अलग अलग रीजन बता दूंगा फिर उसके अकॉर्डिंग। तो देखो आपके जो कॉमन रीजन होते हैं वो कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या बात करते हैं भाई कि रेडियो वेव्स होंगी, है ना। सबसे आगे आपकी क्या होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, जिसमें आप NMR वगैरह यूज करते हैं। फिर आपकी यहाँ पर क्या आती है, माइक्रोवेव्स, जिसे आप यहाँ पर जनरली आप यूज करते हैं ESR, ठीक है। आगे जाके आप जब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वो आती है इसमें, या फिर ठीक है ESR के लिए आती है माइक्रोवेव्स, या फिर यहीं पर आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो पढ़ते हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ESR और आपकी जो रोटेशनल है वो इसमें आ जाती है, ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है IR वेव्स, ठीक है। इसके आगे आती है भाई आपकी IR वेव्स। फिर आपकी आती है विजिबल यूवी, ठीक है। फिर आपकी आती है विजिबल यूवी। फिर आपकी आती है यहाँ पर एक्स रेज, और फिर आपकी आती है यहाँ पर गामा रेज, और फिर आपकी आती है यहाँ पर कॉस्मिक रेज, ठीक है। कॉस्मिक रेज वगैरह कहीं यूज होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख लीजिए जानने के लिए। देखो रेडियो वेव्स जो आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है, ये होती है 3 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज से, और ये आपकी जाती है 3 इंटू 10⁸ हर्ट्ज तक, ठीक है। फिर देखो माइक्रोवेव में ना एक्चुअली 2 रीजन होते हैं, एक ESR का रीजन होता है यहाँ पर, और एक माइक्रोवेव का रीजन होता है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज होती है। तो मैं अभी फिलहाल पूरा उसको नहीं लिखूंगा, तो आपको डायरेक्टली लिख दूं अगर मैं, तो ये होता है भाई आपका 3 इंटू 10⁻12 तक होती है, ठीक है। ये 3 इंटू 10⁻12 तक का रीजन होता है आपका माइक्रो से ये जो IR के बीच का रीजन होता है। फिर IR से लेके जो ये विजिबल का रीजन होता है ये 3 इंटू 10⁻14 तक का होता है। फिर 10⁻14 से ये 10⁻16 तक जाता है। फिर ये 10⁻18 तक जाता है, और ये भाई आपका 10⁻20 तक जाता है। हमें कॉस्मिक रेज वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है, तो हम फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। तो समझना, उसने बोला है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स, ठीक है, 6 इंटू 10⁻13 इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो 10⁻13 कहाँ पर आएगी भाई, ये यहाँ पर 10⁻14 और 12 के बीच में आ रही होगी, और ये रीजन किसका है हमारा, IR का यानी इंफ्रारेड का। तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो विजिबल होगा, ना ही माइक्रोवेव होगा, और ना ही UV होगा, ये आपका इंफ्रारेड रीजन के अंदर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रही होगी, ठीक है। तो ये हर्ट्ज में लिखी है आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको एक बार आप चाहो तो नोट कर लेना कि भाई आपको कभी अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप इस रीजन को याद कर लेना, बड़ा इजी होता है। 6 से स्टार्ट करो, 6 8, बस यहाँ पर मैंने बीच में ESR का अलग से नहीं खींचा, इसलिए आपको लग रहा है कि 8 से 12 है, वरना ESR का भी आता तो 8 से 10, 10 से 12, फिर 14 16 18 20 ऐसे करके आप आगे तक चले जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको IIT जैम, CSIR नेट और IIT गेट इन तीनों के लिए कोई भी टाइप का बैच चाहिए हो, लाइव या फिर रिकॉर्डेड या लाइव प्लस रिकॉर्डेड, किसी भी बैच की अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप यहाँ पर इस नंबर पे या तो मैसेज कर दीजिए, या फिर इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली विज्ञान वृक्ष का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको कोर्सेज के सेक्शन में बैचेस दिख जाएंगे अलग अलग तरीके से। देखिए उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको सारे अपडेटेड, जितने भी अब तक आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी अप टू डेटेड आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर असाइनमेंट्स आपको दिख जाएंगे, साथ साथ आपको PYQs मिल जाएंगे एक जगह पर, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, आपको डाउट सॉल्विंग की एक फैसिलिटी भी मिल जाएगी जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर लाइव अप्रोच करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिल जाएगी अगर आप लाइव बैच लेते हैं तो, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी बैच चाहिए होगा तो आप यहाँ पर इस नंबर पे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IIT JEM 2014 का ही। यहाँ पर कह रहा है कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी होगी इन चारों में से। तो देखो, आपको एक ऑर्डर पता होगा, जब भी आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो ना, तो हमेशा आप एक ऑर्डर को लिखते हो। सबसे पहले आपकी एनहाइड्राइड की, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी होती है, ये ऑर्डर है एनहाइड्राइड का, ठीक है। सबसे ये CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ही ऑर्डर लिख रहा हूँ। सबसे आगे आप लिखते हो एनहाइड्राइड, फिर आप सबसे एनहाइड्राइड के बाद आप लिखते हो क्लोराइड के साथ एसिड क्लोराइड, फिर आप यहाँ पर लिखते हैं एसिड का, ठीक है। वैसे तो देखो एसिड के भी 2 बैंड्स आते हैं, एनहाइड्राइड के भी 2 बैंड्स आते हैं, लेकिन फिलहाल मैं दोनों बैंड्स की बात नहीं करूंगा। अभी फिलहाल हम एक कॉमन जनरल बात करेंगे। तो फिर एसिड का आता है आपका, ठीक है। फिर एसिड के बाद आप यहाँ पर बात करते हैं एस्टर की, ठीक है। एस्टर के बाद आपकी बात आती है एल्डिहाइड की, फिर एल्डिहाइड के बाद आप बोलते हैं कीटोन होता है जी। वैसे तो एसिड यहाँ पर भी आपका आता है एक बैंड, तो कुछ लोग इसमें कंसीडर कर लेते हैं, कई बार इसको इसमें भी कंसीडर किया जाता है। तो एसिड की एक बैंड यहाँ पर भी आती है। फिर उसके बाद आपकी लास्ट में जो आती है वो आती है अमाइड की, ठीक है। जनरली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के जब आप ऑर्डर लिखते हो तो इसी रेंज में इसी तरह से ऑर्डर लिखा जाता है, ठीक है। या तो देखो एसिड वैसे जनरली आप यहाँ पर बोलते हो, लेकिन कई बार ना यहाँ पर नहीं लिखते हैं, बहुत कॉमनली ना कई बार यहाँ नहीं लिखते हैं। एसिड को ना ज्यादातर जो लिखा जाता है वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो आप दोनों बैंड्स के अकॉर्डिंग जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसके बेसिस पे आप इसको बोल सकते हैं कहाँ लिखना है हमें। पर जनरली आपसे जो पूछा जाता है वो एसिड यहाँ पूछा जाता है, हमेशा आपको एसिड की जो रेंज दिखती है वो यहीं पर दिखाई देती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जनरली ना ये रेजोनेंस करता है, और ये रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पर पता है आपको कौन सा बैंड दिखाई देता है। जो आप यहाँ पर CO का बैंड देखते हो वो तब होता है जब आप ये डाइमराइज कर देता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ पर ये एक तरह से बिजी हो जाता है, ये तब ऐसा होता है। जनरली जितने भी आपके ये देख पा रहे हो कि ये O जो है यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा है, N रेजोनेंस करता है, ये रेजोनेंस जो होता है यहाँ पर, ये रेजोनेंस करने की वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिक्रीज कर देता है। क्लियर है ये बात। तो इस वाले हाइड्रोजन बैंड को हम जनरली काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये डाइमराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में आता है, तो इसको हम जनरली हर जगह पर यूज नहीं करते हैं। हम जो नॉर्मल केस लेते हैं COH का वो ये होता है। तो हम उसके बेसिस पे अगर बात करें तो सबसे आगे किसका होता है एनाइड्राइड का, फिर एसिड क्लोराइड का, फिर आप अगर एसिड को ना भी गिनो तो फिर आता है आपका एस्टर वगैरह। तो देखो यहाँ क्या क्या दिया है, एक तो एसिड दिया है ना, एक तो एसिड दिया है, एक एल्डिहाइड दिया है, एक अमाइड दिया है, और एक एसिड क्लोराइड दिया है। अब देखो, अब एसिड का चाहे कोई भी बैंड ले लो, उसने तो हाईएस्ट पूछी है ना आपसे। अमाइड क्या होता है, सबसे पीछे होती है, तो इसको तो सबसे पहले भूल जाओ, सबसे पीछे आएगी ये। फिर आपकी कौन सी होती है भाई, एल्डिहाइड वगैरह, अगर एसिड गिन रहे हो तो एल्डिहाइड उसके बाद आती है, ठीक है। ये सब एक बार को ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये तो पता है ना कि जो एसिड क्लोराइड होता है ये सबसे ज्यादा आगे होता है। क्यों ऐसा होता है, सबसे ज्यादा आगे होता है एनहाइड्राइड के बाद, क्योंकि देखो ये जो आपका ये O है डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, यानी इसको कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बनाकर रखता है। सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि इसकी तरफ मूवमेंट होती है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो आपका ये क्लोरीन होता है ना, ठीक है, ये जो क्लोरीन होता है ना, ये यहां से अगेन डेल्टा नेगेटिव लगाना स्टार्ट करता है, तो ये और भी ज्यादा गरीब होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये और गरीब होता है तो ये जो अभी तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ जा रही थी ऑक्सीजन की तरफ, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ पुल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए -I इफेक्ट आने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल होता है, और यहाँ से ये जो CH3 है ना, इसकी तरफ से भी थोड़े से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश होती है। इसी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी C और O के बीच में ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। समझ आ रही है बात। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये है आपका IIT JEM 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड या फिर कंपाउंड्स, देखो जहां जहां एस लगा देना तो समझ लेना यहाँ पर वो MCQ के साथ MSQ क्वेश्चन भी हो सकता है, तो बड़ा ध्यान रखना होता है IIT JEM के अंदर कि MSQ है या MCQ है। तो कह रहा है कि इसमें सिर्फ 2 सिग्नल आने चाहिए और जो IR बैंड की वैल्यू है वो 1690 के आसपास होनी चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो यहाँ पर एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, देखो वैसे यहाँ पर दिया क्या क्या है पहले तो ये देख लो। एक तो देखो आपको यहाँ पर एस्टर ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पर, और कीटोन ग्रुप दिए हुए हैं सारे, ठीक है, या तो एस्टर दिया है या फिर कीटोन दिया है।
तो हम सिर्फ उसमें कंपेयर करें अगर, तो जो एस्टर की वैल्यू होती है, नॉर्मल एस्टर की वैल्यू होती है, ये आपकी 1735 से लेके 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है। और अगर हम कीटोन की बात करें, तो कीटोन जो होता है ये आपका 1715 से लेके 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब जब यहाँ पर मान लो कोई कॉन्जुगेटेड ग्रुप लग जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई फिनाइल ग्रुप लग जाए, है ना, यहाँ पर भी कोई क्या करे, फिनाइल ग्रुप लग जाए, तो इस केस में क्या होता है, ये रेजोनेंस दिखाना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये रेजोनेंस दिखती है, तो रेजोनेंस की वजह से आपकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पर 25 से लेके 30 तक डिक्रीज कर जाती है। तो सोचो यहाँ से अगर रेजोनेंस हुआ भी होगा तो ये डिक्रीज करके कितनी चली गई होगी, 1700 या 1710 के आसपास गई होगी, है ना, 30 के आसपास डिक्रीज हुई होगी तो 1710 के आसपास गई होगी। लेकिन ये जो डिक्रीज हुई होगी 30 के आसपास गिरने के बाद, तो ये भाई आपकी 1690 से लेके 1695 तक चली जाती है। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि जो यहाँ पर डिक्रीमेंट आने वाला है वो कीटोन में ही आने वाला है, इसलिए 1690 के आसपास वैल्यू दिखाई जा रही है ना। तो मुझे पता लग गया कि पहली बात तो एस्टर है नहीं, है ना, एस्टर है नहीं, तो एस्टर को तो पहले काट दो। इसलिए उसने देखो तीन तीन ऑप्शन में सिर्फ कीटोन के साथ ही खेला है। अब यहां से उसने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करवा दिया। अब वो कह रहा है कि बताइए दो सिग्नल किस में आएंगे, सिर्फ दो सिग्नल अब गिनने हैं। तो 1690 के बेसिस पे आपने एक ऑप्शन काट दिया, अब मुझे दो सिग्नल के बेसिस पे ऑप्शन काटने हैं। तो देखो दो सिग्नल तभी आ सकते हैं, इतने इतने देखो जब यहाँ पर ऐसे कंपाउंड बने हो ना, तो हमेशा दो सिग्नल तभी आ सकते हैं, या तो पूरी तरह से सिमेट्रिकल हो, ठीक है, पूरी तरह से सिमेट्रिकल हो। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं, तो यहां से आपके पास दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज पास हो जाएंगी। कैसे, देखो एक यहां से पास होगी और एक यहां से पास हो जाएगी। अब आप चाहो तो यहां से काउंट कर लो, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे होंगे। ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन होंगे ये भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और साथ में ये देखो यहां से भी एक प्लेन सिमेट्री जा रही थी, तो इसलिए ये दोनों भी यहाँ पर इक्विवेलेंट हो जाएंगे, यानी ये चारों हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, तो ये एक तरह का सिग्नल हो गया। फिर ये वाला जो CH3 पे हाइड्रोजन लगे होंगे और जो ये वाले CH3 पे हाइड्रोजन लगे होंगे, ये दोनों भी एक जैसे होंगे, पर ये वाले बेंजीन से तो अलग होंगे ना, तो इसलिए यहां से आपको एक सिग्नल मिलेगा। यानी आप टोटल गिनोगे तो आपके पास दो तरह के प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक है, दो तरह के प्रोटॉन भी आ रहे हैं, और ये 1690 के आसपास भी होगा, क्योंकि देखो ये कॉन्जुगेटेड कीटोन ही है, यानी आपका जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो इस वाले की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर ना मुझे सिर्फ एक यही प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, और तो कोई प्लेन पास हो नहीं हो सकता यहाँ से। तो आप कहते हो कि देखो ये वाले जो CH3 है ना, ये वाले दोनों एक जैसे हैं, मान लिया चलो, ठीक है, ये वाले जो दो हाइड्रोजन है ये वाले एक जैसे हो जाएंगे जी, ठीक है, ये भी मान लिया। पर अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाले हाइड्रोजन है ना, ये वाला अलग हाइड्रोजन है और ये वाला अलग हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये इन दोनों कार्बोनिल के बीच में आ रहा है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दो हाइड्रोजन के बीच में आ रहा है। तो यहां से आपको चार तरह के हाइड्रोजन के सिग्नल दिखाई दे जाएंगे, यानी बी कंपाउंड आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहां से क्लियर हो गया, एक तो ए कंपाउंड है, अभी तक बी और सी कट चुके हैं, बस डी चेक कर लो और लास्ट में। तो डी चेक कर लोगे अगर आप, तो यहां पर देखो, यहां से पास करो, एक लाइन यहां से पास हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहां से पास करना चाहो तो देखो एक लाइन यहां से भी पास हो जाएगी और एक लाइन आपको यहां से भी पास होती हुई दिखाई दे जाएगी। यानी यहां से आप सारे हाइड्रोजन्स को गिनोगे वो एक जैसी दिखाई देंगे। देखो अगर आप ऐसे प्लेन्स के साथ कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो समझना, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये क्या है, इन दोनों कीटोन्स के बीच में है, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी तो इन दो कीटोन्स के बीच में है, तो ये भी एक जैसे ही होंगे। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, इन दो कीटोन्स के बीच में ही है, और पैरा किसके, इसके, इसको देखो ये इसके पैरा है और इन दोनों के सिस है, ठीक है, या फिर ऑर्थो पे कह लो। और इस वाले को कहोगे तो ये इन दोनों के लिए ऑर्थो है और इसके लिए पैरा, तो मतलब इन तीनों का एनवायरनमेंट जो होगा वो यहाँ पर एक जैसा ही होने वाला है। और आप चाहो तो प्लेन से भी समझ लो, ये प्लेन पास होगा तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये प्लेन पास होगा तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये वाला प्लेन पास किया था जब मैंने, तो ये दोनों इक्वल है। तो मतलब ये तीनों हाइड्रोजन इक्वल है, और साथ साथ आपके ये वाले कीटोन्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये प्लेन देखो, ये प्लेन देखो ऐसे पास हुआ था, है ना, ये प्लेन ऐसे पास हुआ था, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इक्वल होगा, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इक्वल होगा,
ऐसे, और ये दोनों हाइड्रोजन आपके इक्वल दिख रहे थे। फिर आपका देखो ये वाला प्लेन पास हुआ जब, तो इसके बेसिस पे आपने क्या कहा, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये आपस में इक्वल हुआ, तो कीटोन में भी तो देखो, कीटोन में भी देखोगे तो ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, है ना। ये वाला कीटोन, जो ये वाला कीटोन भी आपस में क्या होगा, इक्वल दिखाई देगा। तो जब तीनों प्लेन पास करोगे तो आपको ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे दिखेंगे और ये वाले हाइड्रोजन एक जैसे दिखेंगे। तो टोटल आपको यहाँ से कितने तरह के हाइड्रोजन दिख रहे हैं भाई, 2 तरह के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। देखो जैसे मर्जी आपको लगे ना इजी, वैसे समझ लो। आपको ये लग रहा है कि नहीं सर मेरे को ये लाइंस ऐसे प्लेन पास करके नहीं समझ आ रही, मुझे एनवायरनमेंट से समझ आ रहा है, तो एनवायरनमेंट से देखो, ये 2 कीटोन के सिस है, ऑर्थो है, और इसके लिए पैरा है, इस वाले कीटोन के लिए पैरा है। सेम चीज ये वाला हाइड्रोजन इस कीटोन के लिए पैरा है, लेकिन इन दोनों कीटोन के लिए सिस है। सेम इस वाले के लिए देखो, तो ये 3 इक्वल है। ये कीटोन तीनों ही तरह से आप देखोगे तो एक जैसे हैं। ये कीटोन के बगल में कुछ नहीं है, फिर कीटोन है, इस कीटोन के भी बगल में कुछ नहीं है, फिर एक कीटोन है। तो आप तीनों में देखो तो सेम जैसा ही इन्वायरमेंट है, इसलिए ये तीनों भी एक जैसे हैं। तो चलिए, ये आपका भी आंसर हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, यानी ये 2 कंपाउंड ही ऐसे होंगे जो 1690 के आसपास वैल्यू दिखा रहे होंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, और साथ साथ यहाँ पर इन दोनों के 2-2 ही सिग्नल आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आया था IIT जैम 2015 के अंदर। बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ 1H NMR केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज बता दीजिए जो कि इंडिकेटेड हाइड्रोजन है। इंडिकेटेड हाइड्रोजन कौन कौन से दिए हैं, देखो एक तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर ये CH3 के लिए कह रहा है वो, और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन है। तो हमें ये मालूम है सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है ना किसी भी प्रोटॉन के लिए, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट की, सबसे पहले एसिड की होती है, फिर आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है एल्डिहाइड की, उसके बाद अगर आप गिनोगे तो आपके जो बेंजीन के एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है ना। और अगर आप ऐसे ना गिनो ना, अब अगर आप ऐसे ना चाहो तो मैं देखो ऐसे बता देता हूँ। तो ये वैल्यू की अगर आप मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो तो आपकी जो ये 12 है, ठीक है, 12 और 10 के बीच में है आपका, ये आपका थोड़ा जो 12 की वैल्यू है इसके आसपास 10 से 12 की वैल्यू जो होती है यहाँ पर आपका एसिड का प्रोटॉन आता है, ठीक है। फिर 10 से लेके 9 के बीच में आपका एल्डिहाइड का प्रोटॉन आता है, ठीक है। फिर 8.5 से लेके 6.5 के बीच में, ठीक है, वैसे 7 से लेके होता है, 6.5 से लेके 9 के बीच, कई बार 8.5 तक भी चली जाती है, 9 तक भी चली जाती है। इसके बीच में आपका होता है एरोमेटिक प्रोटॉन, ठीक है, एराइल प्रोटॉन कह लो या एरोमेटिक प्रोटॉन कह लो, ये आता है यहाँ पर। फिर 4.5 से लेके 5.5 6.5 के बीच में आपकी जो होती है ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी प्रोटॉन होगा वो आपका 4.5 से लेके 6.5 के बीच में आता है। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो 3 या फिर 2.5 या 3 के बीच में जो आपकी वैल्यू होती है, ठीक है, 2.5 या 3 के वैल्यू जो बीच में होती है, यहाँ पर आपके कई सारे प्रोटॉन होते हैं। देखो यहाँ पर ना ट्रिपल बॉन्ड का प्रोटॉन भी आता है, ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का प्रोटॉन भी आता है। फिर यहाँ पर कई बार आपके कीटोन के लिए जो कीटोनिक प्रोटॉन होते हैं वो भी आपके यहाँ पर डायरेक्टली आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर कई बार आपका कीटोन का प्रोटॉन भी आ जाता है, ये वाला हाइड्रोजन, ये भी डायरेक्टली यहाँ पर 2.5 और 3 के बीच में आ जाती है कई बार वैल्यू इसकी। फिर 1 से लेके जो 0 के बीच में और 0 से लेके इसके बीच में यहाँ पर आपके डायरेक्टली sp3 कनेक्टेड CH3 CH2, ठीक है, ये CH प्रोटॉन्स ये यहाँ पर आते हैं। तो अगर वैल्यू कंपेयर करोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली सारी वैल्यू कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके लिगेंड कौन से लगे साथ में। अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये कैसा भाई एरोमेटिक प्रोटॉन, है ना, ये कैसा है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड प्रोटॉन, और ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड प्रोटॉन। मुझे एक बात तो कंफर्म है कि जो एरोमेटिक प्रोटॉन होता है ना वो सबसे ज्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दिखाता है ना, डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी होती है, ये 7.5 से 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में रहती है। तो 2 तो सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए, है ना, 2 सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए। तो ए और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसी में ही है भाई आपका 2 सबसे ज्यादा आगे। अब बाकी चीजें आपको नहीं भी पता, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दो, पर आपको ये पता है एरोमेटिक सबसे ज्यादा आगे होता है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी ना हो, अगर सिर्फ एक sp3 कनेक्टेड
CH3 लगा हो आपका, या फिर डायरेक्टली हाइड्रोजन sp3 से कनेक्टेड कार्बन से लगा हो, तो आप यहाँ पर कहोगे कि इसकी वैल्यू तो सबसे ज्यादा ही कम होने वाली है, तो इसलिए फोर्थ आपका सबसे कम होना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी कट गया और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बाकी आप लॉजिक लगा ही लो, 2 सबसे ज्यादा था, फिर आपका डबल बॉन्ड वाला था तो 1 आ गया, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला था तो 3 आ गया, और लास्ट में आपका 4 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं डेल्टा की वैल्यूज के बीच में। और बाकी और भी तरह के प्रोटॉन इसमें आते हैं, हम उसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे जब आप क्लासेस वगैरह लेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फिर से आपसे यहाँ पर देखो डेल्टा की ही वैल्यू का कंपैरिजन करवा रहा है इस क्वेश्चन में, बस इसमें क्या करा है, इस बार मिथाइल कनेक्टेड कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो अगर अब मिथाइल की बात करूं, देखो ये वाला जो मिथाइल है, समझना जो एरोमेटिक प्रोटॉन होता है, मेरी बात समझना आप, एरोमेटिक जो डायरेक्टली कनेक्टेड प्रोटॉन होता है वो तो सबसे ज्यादा आगे होता है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर CH3 है, ठीक है, ये CH3 है, ये कैसा है sp3 कार्बन, इसके साथ कनेक्टेड अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 7.5 नहीं होती है, जो 6.6 8.5 की वैल्यू होती है वो इस वाले के लिए नहीं होती है। ठीक है, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैल्यू है, ढंग से पढ़ लेना यहाँ पर, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, यहाँ CH3 नहीं है। अगर CH3 लगा दूंगा तो ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? CH3 की वैल्यू आपकी 0.9 के आसपास होती है। अब इसके साथ आप लिगेंड्स अलग अलग कनेक्ट करते हो जब, तो आपको यहाँ पर अलग अलग वैल्यू में इंक्रीमेंट दिखता है। जनरली आप यहाँ पर -I इफेक्ट और -M इफेक्ट के बेसिस पे देखते हो वैल्यूज को। अब देखो अगर आपके पास यहाँ पर ना कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर X लग जाए, ठीक है, डबल बॉन्डेड X या ट्रिपल बॉन्डेड X, जैसे कि C डबल बॉन्ड O लग जाए, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C लग जाए, C डबल बॉन्ड C लग जाए, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N लग जाए, समझ रहे हो, कुछ भी लग जाए, या फिर यहाँ पर चाहे एसिड भी लग जाए, चाहे एसिड लग जाए यहाँ से कनेक्ट करके, यहाँ पर फिर चाहे आपका एल्डिहाइड लग जाए, कुछ भी लग जाए, मतलब सी से कनेक्टेड हो और वो डबल बॉन्ड से किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाए, फिर ये सब के सब आपकी वैल्यू को 1 ppm से बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आपकी फिर 1.9 ppm या फिर 2 ppm के आसपास चली जाती है। अगर ये CH3 की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ CH3 की जो बेस वैल्यू होती है वो 0.9 होती है। ठीक है, CH3 की वैल्यू जो होती है वो 0.9 होती है। ये बेस वैल्यू को बाय 1 ppm इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये बेस वैल्यू को बाय 1 ppm इंक्रीज कर देते हैं। बेस वैल्यू मतलब CH3 जहां जहां दिख जाएगा आपको वहां आप कहोगे 0.9, जहां पर CH2 दिख जाएगा वहां पर आप कहोगे 1.3 ppm बेस वैल्यू होगी, और जहां पर CH दिख जाएगा वहां आप कहोगे 1.7 बेस वैल्यू होगी। जैसे देखो ये CH3 है, देखना मेरी बात समझना, जैसे बेसिक्स आपको लगा लेता हूं, ये CH3 है, CH3 की बेस वैल्यू कितनी हुई 0.9 प्लस, अब प्लस में देखो अगर कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो देख लो यहाँ पर क्या है CH2 ही कनेक्टेड है, मतलब ना ये कोई डबल बॉन्डेड है, ना ये कोई ट्रिपल बॉन्डेड है, ना ही कोई एसिड है, ना एल्डिहाइड, ना अमाइड, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल CH2 ही है। तो मतलब इसमें कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो 1 ppm के आसपास ही होगी। ठीक है, पर ये वाला मिथाइल देख लो, ये वाला मिथाइल देख लो, या फिर ये वाला भी मिथाइल देख लो, ठीक है, ये तो 1 ppm तक ही बढ़ाते हैं। अब समझना, अगर आपका जो यहाँ पर मैं कोई भी ग्रुप कह देता हूँ Z है, ये इस Z के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, अगर ये Z आपका, अगर ये जो Z था आपका, ठीक है, ये Z था जो आपका जिसको आप देख रहे हो, इसके साथ अगर मान लो आपका ऑक्सीजन डोनर ग्रुप लग जाए, ठीक है, अगर O डोनर ग्रुप लग जाए तो ये वैल्यू को 2 ppm तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 ppm तक बढ़ा देते हैं। और अगर ये एस्टर का पार्ट हो अगर, ठीक है, यानी O जो है वो एस्टर का पार्ट है अगर, तो ये वैल्यू को 3 ppm तक बढ़ा देता है। ठीक है भाई, आप यहाँ पर जो भी बेस वैल्यू देख रहे हो अगर वो एस्टर का पार्ट है और ऊपर से सी अगर वो O टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये वैल्यू को 3 ppm तक बढ़ा देता है। अगर मान लो ये यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि ये Me है और ये कनेक्टेड है यहाँ पर एस्टर की तरह ही, लेकिन ये अभी देखो किससे कनेक्टेड है, C टर्मिनल से। अगर C टर्मिनल से है तो जैसे आपने बताया अभी कि सर C डबल बॉन्डेड O के साथ कुछ भी कनेक्टेड हो, अगर यहाँ पर
तो आप यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू को ही इंक्रीज करेंगे। पर जैसे ये वाला एमई जो डैश है, ये एमई डैश, इसके लिए देखोगे तो सर ये एस्टर के ओ टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसके लिए वैल्यू 3 से इंक्रीज कर जाएगी। समझ पा रहे हो लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो यहां तो आपने कहा कि जी ये तो देखो 0.9 ही रह जाएगा, यानी 1 ज्यादा से ज्यादा गिन लो आप इसकी वैल्यू को, ठीक है। लेकिन इस वाले को देखो, ये वाला एक तो एस्टर से कनेक्टेड है, ऊपर से ओ टर्मिनल से ही कनेक्टेड है, तो आप क्या कहोगे 0.9 और साथ में ये 3 ppm तक वैल्यू और बढ़ा देगा, तो इसकी वैल्यू तो कहां चली जाएगी, 3.9 ppm, यानी आप नियरली इसको 4 ppm बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? कह सकते हैं कि नहीं भाई इसको 4 ppm तक? तो मुझे ये तो साफ दिख रहा है कि डायरेक्टली कनेक्टेड ओ वाली वैल्यू सबसे ज्यादा है, और ये Me3 वाली और Me2 वाली में सब कंपेयर करोगे तो Me3 की सबसे कम है और Me2 की सबसे ज्यादा है। तो देखो एक मुझे ऑप्शन दिख रहा है जहां पे Me2 तो सबसे ज्यादा है और Me3 सबसे कम है, तो ये वाले ऑप्शन उड़ा दूं मैं? उड़ा दिए। अब देखो मुझे ना यहाँ पर चेक करना है, आप कह रहे हो सर ये देखो ये वाला जो मिथाइल है ना, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और ये वाला जो मिथाइल है ये भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, दोनों ही डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो देखो यहां पर जो डबल बॉन्ड है ना, ये एक लिमिटेड है। अगर मान लो आपका जो ये सी है, ठीक है, ये जेड वाला ग्रुप है जिसके लिए आप देख रहे हो, अगर ये मान लो आपका सी, ये जो जेड है ये डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप से जुड़ जाता है, समझ लेना, अगर ये डायरेक्टली ग्रुप आपका फिनाइल से जुड़ जाता है तो इसमें वैल्यू आपकी 1.5 ppm तक इंक्रीज होती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लेना। अगर आप नॉर्मल सी डबल बॉन्ड सी के साथ जोड़ोगे तो 1 ppm तक इंक्रीज होगी, ठीक है, ये वाले ग्रुप के साथ जोड़ोगे तो 1 ppm तक इंक्रीज होती है वैल्यू। अगर आपका जेड डायरेक्टली फिनाइल से जुड़ जाए, ठीक है, या तो डायरेक्टली फिनाइल से जुड़ जाए या डायरेक्टली नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप से जुड़ जाए जो एन टर्मिनल से कनेक्टेड हो, ठीक है, इनसे जुड़ जाए, तो ये वैल्यूज को 1.5 ppm तक बढ़ा देते हैं। आ रही बात समझ में? तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी Me1 वाले की, ये क्या है, डायरेक्टली देखो फिनाइल से कनेक्टेड है Me1 वाला, तो इसमें 0.9 में आप क्या करोगे 1.5 ppm जोड़ोगे, तो कितना हो गया, ये भाई आपका हो गया, सॉरी ये वैल्यू कितनी हो गई 1.5 2.4, ठीक है, ये 2.4 ppm तक चली जाएगी वैल्यू, बिल्कुल सही बात है, इससे तो कम ही है ना 1 की। और इधर देखो ये तो सिर्फ नॉर्मल डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ क्या कहोगे आप 0.9 और इसमें 1 ppm और जुड़ जाएगी, तो ये तो सर ज्यादा से ज्यादा भी 2 ppm तक जाएगी, है ना, ये तो ज्यादा से ज्यादा 2 ppm जाएगी। तो 4 और 1 में मुझे साफ पता चल रहा है कि 1 की वैल्यू पक्का ज्यादा होगी 4 से, है ना, 1 की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो आपके चेंजेस आते हैं डेल्टा में, ये उसके ऊपर था, क्लियर है बात, ये उसके लिए था। अच्छा देखो अभी ना आप ये सोच रहे होंगे सर ये CH3 देखा हमने, CH2 का कहाँ रोल आता, अगर देखो ये Me की जगह आपसे पूछा जाता ना इस वाले CH2 के लिए, इस वाले CH2 के लिए, तो आप क्या कहते हैं, देखो CH2 की वैल्यू कितनी हो गई 1.3, और ऊपर से ये डायरेक्टली फिनाइल से कनेक्टेड है, तो ये 1.5 ppm और बढ़ जाएगी, तो आप कहते हैं यहाँ पर जी देखो ये 2.8 ppm तक वैल्यू होती, यानी इस वाले मिथाइल से इसकी वैल्यू ज्यादा होती। पर ये वाले मिथाइल के लिए पूछा है जो कि डायरेक्टली सिर्फ CH2 से कनेक्टेड है, तो कोई वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसकी वैल्यू सिर्फ 1 ppm तक बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर ये CH2 के लिए पूछता तो यहाँ पर 2.8 ppm तक वैल्यूज को ले जाया जा सकता था। चलिए समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो यहां पर आपसे पूछ रहा है नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन नेप्थलीन, नेप्थलीन में नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितनी होंगी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात करें अगर हम, तो वाइब्रेशनल मोड्स की अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए कि बताओ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे, तो वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, यानी ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स में निकाला जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है वो कि लीनियर वाला मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल लीनियर है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 3n-5, और अगर मॉलिक्यूल आपका नॉन लीनियर है तो आप फॉर्मूला लगाओगे 3n-6, ठीक है। ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का है।
नॉर्मल मोड्स का मतलब यही होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यानी वाइब्रेशनल मोड्स निकालना मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकालने को कह रहा है वो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को ही कह रहा है वो, और कुछ नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 3n-6 कर सकते हैं क्या? ये क्यों आता है ये बात, अगर आप लेक्चर वगैरह लोगे आगे जाके तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपने पढ़ भी रखा होगा ये, कि हम यहाँ पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इनके मोड्स को माइनस करते हैं टोटल में से, जो कि 3n होती है ना, इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है। अब मुझे बताओ, जो ये नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन कैसा दिखता है भाई? दो बेंजीन होती हैं जो कि फ्यूज हो जाती हैं, इसी को आप नेप्थलीन बोलते हो, है ना, इसी को नेप्थलीन बोलते हो। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n होता है आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। n क्या है भाई आपका? नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए गए हैं उन सबको यहाँ पर ले लो, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है। तो देखो, अब यहाँ से n गिनोगे तो आप कहोगे देखो सर यहाँ ना 10 कार्बन है ना, C10 है। पर आधे लोग ये गलती करेंगे कि सिर्फ C10 देखेंगे हैं और उसके हिसाब से आंसर निकाल देंगे। वैसे तो यहाँ पर मैच ही नहीं हो रहा है, देखो इतना बढ़िया आदमी है, इतना बढ़िया आदमी है, उसने देखो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बनाया है कि आधे लोग सिर्फ कार्बन को देख के ही गलत कर दें, है ना। मतलब उसने देखो हाइड्रोजन को कंसीडर करवाया ही करवाया है। तो अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ से आपको 8 हाइड्रोजन भी दिखाई देंगे, है ना, यहाँ से आपको 8 हाइड्रोजन भी दिखाई देंगे। तो ये भाई आपका नेप्थलीन मॉलिक्यूल हो चुका है। तो टोटल कितने एटम है? C10 है और 8 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो n की वैल्यू यहाँ से 18 हो गई, ठीक है। तो ये कैसा है? नॉन लीनियर कंपाउंड है। क्या ये लीनियर दिख रहा है क्या कहीं से? लीनियर क्या होता है? जैसे कि CO2 टाइप का मॉलिक्यूल, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है ना। HCN ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये तो नॉन लीनियर दिख रहा है मुझे। तो आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बोलोगे? वाइब्रेशनल मोड्स कितने बोलोगे? 3 × 18 - 6, तो 54 - 6 ये आपके बन गए भाई 48, ठीक है। तो 48 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 6 माइनस करना भूल गए तो 54 भी देखो उसने दे रखा है ना, 54 भी दे रखा है। और किसी को अगर जल्दबाजी में 3n-5 कर दिया तो उसके लिए भी देखो आंसर दे रखा है ना, उसके लिए भी आंसर दे रखा है। तो हर तरह से वो आंसर देता है आपको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। कह रहा है अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हाउ मेनी ऑफ देम वुड ड्राइव्स टू 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोटॉन NMR पीक्स विद 2:3 इंटीग्रेशन रेशियो। वो कह रहा है कि यहाँ पर ना आप कितने तरह के प्रोटॉन हैं उनको लिखो टोटल, और फिर उनका रेशियो निकाल दो, और वो रेशियो अगर 2:3 के बराबर आ रहा है तो ऐसे कितने टाइप के कंपाउंड होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो आप यहाँ से प्लेन पास कर सकते हैं, यहाँ से प्लेन पास कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो ये वाले जो दो हैं कार्बन, इन दोनों के ऊपर जो दो प्रोटॉन लगे हैं, ये वाला प्रोटॉन, ये वाले प्रोटॉन, क्या ये आपको दोनों में इक्वल दिखाई दे रहे हैं? देखो ये दो प्रोटॉन और ये दो प्रोटॉन तो इक्वल है ना, क्यों? क्योंकि इन दो प्रोटॉन के बगल में भी एक CH2 CH2 CH3 है, और इस वाले दो प्रोटॉन के बगल में भी एक CH2 CH2 CH3 है। तो ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से एक प्लेन पास करी जा सकती है। तो ये जो दो प्रोटॉन है ये एक जैसे हैं, ठीक है। ये दो प्रोटॉन कैसे हैं? एक जैसे हैं। ये दो प्रोटॉन भी एक जैसे हैं। तो HA कितने हैं यहाँ पर आपके? 4 है। रेशो रेशो लिख लेता हूं मैं। फिर ये वाले जो दो प्रोटॉन है, ठीक है, ये कौन से हैं? बी वाले। ये बी में भी यहाँ पर क्या क्या है? दो दो प्रोटॉन है, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए जी, बिल्कुल सही बात है। और तीसरे तरह का प्रोटॉन कौन सा है? देखो ये वाले, ये भी तीसरे तरह का, ये भी तीसरे तरह का। अब यहाँ पर 2 मत लिख देना, क्यों? क्योंकि ये एक CH3 है। CH3 मतलब यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, तो 3 और 3 यहाँ पर 6 प्रोटॉन। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 4 और 6 रेशो आ रहा है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं क्या इसे 2:2:3 लिख सकता हूं ना। यानी ये जो मेरा कंपाउंड है ये वाला, ये कंपाउंड इस रेशो में इंटीग्रेशन दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फर्स्ट कंपाउंड तो मेरा आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए अगले कंपाउंड की बात करते हैं। इधर देखो, क्या मैं इधर प्लेन पास कर लूं ऐसे? सिमेट्री जहां से भी दिख जाए आपको वहां से प्लेन आप पास
कर सकते हैं। यहाँ से प्लेन पास कर दिया मैंने, तो आप क्या करोगे, देखो ये वाले दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ए और ए, यानी 2 और 2 4 प्रोटॉन, ठीक है। या तो देखो इसको ए मान लो या फिर इसको बी मान लो, या तो आप इन वाले दोनों प्रोटॉन को ना बी मान लो, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, बी मान लो, ठीक है। नंबर ही तो देना है हमें, हमने इसे बी मान लिया, ठीक है। प्लेन हमने यहाँ से पास किया था, इन दोनों प्रोटॉन्स को सी मान लेते हैं। अब देखो क्यों मैं कह रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा इजी लगे देखने में। अब ये वाले जो दो प्रोटॉन है, ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। भाई यहाँ पर इस दो प्रोटॉन है, ये कौन से होंगे, एक जैसे। यानी यहाँ पर मैं अगर लिखूं रेशो, तो एच ए रेशो एच बी रेशो एच सी, ये आपका कैसे आ रहा है, देखो ए पर कितने हैं, 2 प्रोटॉन, बी पर कितने हैं, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 प्रोटॉन, और सी पे कैसे हैं, देखो 3 प्रोटॉन ये और 3 प्रोटॉन ये, यानी 6 प्रोटॉन, ठीक है। ये रेशो बन गया। अब देखो दिक्कत क्या है, हमसे बोला 2 2 3, है ना, 2 2 3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये बनेगा 1 2 और 3, मतलब ये वाला इस रेशो के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये कंपाउंड यानी ये हाइड्रोकार्बन 2 2 3 रेशो में नहीं देगा। तो हमें एक कंपाउंड ही अभी तक मिला है। चलिए लास्ट वाला और देख लेते हैं, क्या पता ये दे दे कुछ। देखो यहां से कैसे प्लेन पास हो सकता है, एक प्लेन तो देखो यहां से ऐसे पास हो जाएगा, एक प्लेन ऐसे भी पास हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये चारों कैसे हैं, एक जैसे। क्योंकि देखो यहां से प्लेन पास हुआ तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, फिर ये प्लेन पास हुआ तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद देखो ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, ये दोनों एक जैसे होंगे, क्योंकि ये वाला प्लेन पास है तो ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, ये एक जैसे होंगे, बिल्कुल सही बात है। चलिए इन तीनों के बीच में रेशो देख लेते हैं, तो एच ए रेशो एच बी और रेशो एच सी। देखो ये एच ए वाले कितने हैं, 4, एच बी वाले देखो यहाँ से 2 CH2, यहाँ से 2 CH2, तो 4 हो गए हाइड्रोजन, CH3 और CH3 के 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए। तो मेरे पास फिर से देखो 4 4 6 रेशो आ चुका है। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 रेशो 3, यानी भाई ये भी आपके इस रेशो के साथ बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे यहाँ पर, तो एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। तो आप यहाँ से कह सकते हैं भाई यहाँ से आपके टोटल 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो ऐसा रेशो दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपके टोटल 2 कंपाउंड है, यानी आपका आंसर 2 हो चुका है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। देखो ये क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू उसने 3/2 दे दी अगर, और अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन एनर्जी स्टेट्स यहाँ से कितनी बन सकती हैं। देखो सबसे पहले आप अगर नंबर ऑफ डी जनरेट स्टेट निकालना चाहते हो, या फिर आप इसको कहते हो टोटल स्टेट्स, ठीक है, टोटल स्टेट्स या फिर नंबर ऑफ डी जनरेट स्टेट, इसको कैसे निकाला जाता है, 2i+1 से, ठीक है। टोटल डीजनरेट स्टेट्स लिख लो या तो, या फिर टोटल स्टेट्स, जैसे भी लिखना चाहो कुछ भी लिख लो। कहना क्या चाह रहा हूं पता है, आई की वैल्यू अगर 3/2 है, तो आप टोटल डीजनरेट स्टेट्स कितने लिखोगे भाई, 2 × 3/2 + 1, ये आ गई भाई आपकी 4 डीजनरेट स्टेट्स, ठीक है। और ये 4 डीजनरेट ही आपकी यहाँ से इस वाले आई के लिए टोटल होंगी। तो देखो कैसे कैसे दिखेगी ये, आपको जब भी निकालना हो ना, ये जब भी आपको ये निकालना हो, ठीक है, तो आप आई की वैल्यू माइनस से स्टार्ट करो और जाओ यहाँ पर प्लस वाली आई तक, ठीक है। -i से +i तक चले जाओ। आई की वैल्यू क्या है, 3/2, तो -3/2 से लेके आपको +3/2 तक जाना है। तो ये कैसे जाना होगा, आप इसमें बस एक एक ऐड करते रहो, ठीक है। -3/2 में +1 करोगे तो -1/2, ठीक है, इसमें प्लस करोगे तो +1/2। तो ये देखो ये 4 स्टेट्स आपकी आ गई हैं जो कि डी जनरेट होती हैं, ठीक है। ये पहले चारों के चारों क्या होंगी, डी जनरेट होंगी, यानी सेम एनर्जी की। मैं बना रहा हूँ ऐसे, लेकिन ये चारों के चारों पहले सेम एनर्जी की ही होंगी, दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे दिखेगी ये, देखो चारों सेम एनर्जी की, ठीक है। ये -3/2 है, ये -1/2 है, ये +1/2 है और ये +3/2।
अब होता क्या है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो ना, तो ये सारी की सारी स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्प्लिट होना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये ना यहाँ पर इस तरह से स्प्लिट हो जाती है, जिसको आप यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और जब आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लेकर आते हो, तो यहाँ पर आपको जीमन इफेक्ट ऐसे कुछ नाम सुनाई देते हैं, है ना, जीमन इफेक्ट वगैरह जैसे कुछ नाम सुनाई देते हैं। इसी तरह से जब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लेकर आते हो, तो ये स्पिन स्टेट्स यहाँ से टूट जाती हैं और एनर्जी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं अलग अलग। तो हाई एनर्जी और लो एनर्जी के बेसिस पे आपको ये सारी स्टेट्स दिखाई देती हैं। तो आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि यहाँ पर कैसे बनेगी वो, आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल कितनी एनर्जी स्टेट्स यहाँ पर बन सकती हैं। तो आपको यहाँ से 4 एनर्जी स्टेट्स दिखाई दे रही है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, भाई आपको यहाँ पर 4 दिख रही है ना, देखो ये 4 दिख रही है, तो ये 4 आपको स्टेट्स जो दिख रही हैं यही पूछ रहा है बस वो आपसे, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। और इससे ज्यादा आपसे ये नहीं बोल रहा कि बताइए ट्रांजिशन कौन कौन से पॉसिबल होगी, या फिर कुछ और चीज भी पूछी जा सकती है यहाँ पर फिलहाल इसमें इतना ही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है। 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि जनरली आपसे पूछा जाता है। आपके पास सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा जाए तो 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक होता है आपका गामा इंटू बी नॉट, दूसरा होता है आपका गामा बाय 2 पाई बी नॉट। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले होते हैं आपके पास। देखो फ्रीक्वेंसी तो आपके पास हमेशा मेगाहर्ट्ज में ही आएंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो आपके पास हमेशा मेगाहर्ट्ज में आएगी कैलकुलेट करने के बाद। तो आप कौन सा फॉर्मूला कब लगाओगे, अगर आपको गामा मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला में दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको गामा की वैल्यू रेडियन पर टेस्ला पर सेकंड में गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है भाई, तो बस गामा की जो वैल्यूज होंगी उसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला यूज करना होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज का। अब कभी मान लो आपसे ना कई बार गामा भी कैलकुलेट करवा लेता है, तो आपको गामा कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी ऑफ न्यूक्लियस बीटा ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका गामा का। तो एक्चुअली में आप जब पूरा फॉर्मूला इसमें पुट करोगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपकी जी इंटू बीटा बाय एच इंटू बी नॉट। ये हो गया भाई आपका गामा का, और ये मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला वाले फॉर्मूले के लिए है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं आपके पास, समझ आ गई। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये आपका मेन फॉर्मूला है ही। हमें जब भी पूछा जाए आपको तो सिर्फ ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। अगर कभी वो गामा ही ना दे, गामा क्या होता है आपका यहाँ पर, इसे आप कहते हो मैग्नेटो गायरिक रेशो, और कुछ कुछ जगहों पे इसे गायरोमैग्नेटिक रेशो भी बोला जाता है। ठीक है, पहले इसे गायरोमैग्नेटिक रेशो बोला जाता था, अब इसे मैग्नेटो गायरिक रेशो बोला जाता है। तो दोनों ही बातें सेम है। मैग्नेटो गायरिक रेशो को ही आप यहाँ पर गामा की फॉर्म में लिखते हो। ये गामा जो है ना, ये कुछ और नहीं है, यही है। ये देखो उसने आपको मैग्नेटो गायरिक रेशो देखो किसमें दिया है, रेडियन पर टेस्ला पर सेकंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। तो गामा बाय 2 पाई बी नॉट, ये आ गया भाई फॉर्मूला। अब देखो उसमें पूछा क्या है और दिया क्या क्या है। उसने गामा की वैल्यू तो दे दी है, ठीक है भाई। उसने देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे दी है, सॉरी उसने फ्रीक्वेंसी दे दी है 300 मेगाहर्ट्ज, है ना। उसने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी जो बी नॉट है, बी नॉट क्या होता है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये पूछ रहा है कि बी नॉट की क्या वैल्यू होने वाली है। राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस में बताना है और टेस्ला में बताना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज को। बी नॉट निकालना है तो पहले तो 300 मेगा हर्ट्स, मेगा क्या होता है 10 की पावर 6 हर्ट्स, है ना। हर्ट्स का क्या मतलब होता है, पर सेकंड। पर सेकंड को ही आप हर्ट्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ये लिखते हो। मल्टीप्लाई विद 2 पाई और डिवाइड कर दो इसे। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो किससे, गामा की वैल्यू से। गामा कितना है भाई 26.75 इंटू 10 की पावर 7 रेडियन पर टेस्ला
पर सेकेंड। देखो पर सेकेंड से पर सेकेंड कट जाएगा, ये 2 पाई की वजह से रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ये 2 पाई जो होता है ये इसीलिए आता है ताकि इससे रेडियन जो है कट जाए, ये रेडियन लाता है तो रेडियन से रेडियन कट जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ पर टेस्ला, ये पर टेस्ला ऊपर जाके टेस्ला बन जाएगा, बस टेस्ला में आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। तो ये भाई आपका आ गया बी नॉट। यहां से इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व कर लेना, यहां से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बी नॉट की 7.0 टेस्ला, यानी 7 टेस्ला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस बोला है, 7 टेस्ला आपका सही आंसर होगा। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है IIT जैम 2019 के अंदर। तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि HX, HY और HZ ये 3 चीजें दे रखी हैं उसने, और उसने खुद ही लेबल भी करके रखा हुआ है यार। देखो उसने कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये बोल रहा है केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे बता दो क्या होगी वैल्यू। तो मैंने क्या बोला कि ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल वाला मिथाइल है देखो एक तो, और एक HY दे रखी है जो कि CH2 से कनेक्टेड है। तो ये बस आपने यहाँ पर एक लॉजिक लगाओ, हम जो ये कर रहे हैं अभी तक जितने भी आपने करा कि मिथाइल जो है ये C डबल बॉन्ड C से कनेक्टेड है, या N से कनेक्टेड है, या फिर डायरेक्टली ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये O जो है वो एस्टर से कनेक्टेड है, तो ये एक्चुअली में है क्या, हम कैसे बढ़ा रही है वैल्यूज को। ये जो बाय 3 ppm वैल्यू बढ़ा रहा है, कोई 1 ppm वैल्यू बढ़ा रहा है, ये किस बेसिस पे बढ़ा रहा है, ये इस बेसिस पे बढ़ा रहा है कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि CH3 के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच ले, है ना। यानी जितना ज्यादा -I आपका लगा होगा उतना ज्यादा ये डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। और क्यों सबसे ज्यादा ये बढ़ाता है, क्योंकि जब ये रेजोनेंस करता है ना, तो रेजोनेंस करने के बाद देखो यहाँ तो नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है एक टाइम पे, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या करेगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, समझ रहे हो। इस वजह से यहाँ पर बहुत हाई वैल्यू आ जाती है। तो मेन जो लॉजिक है वो क्या है, कि यहाँ पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड कनेक्ट है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, या फिर ऑक्सीजन, खुद ही लॉजिक लगाओ, ऑक्सीजन और sp कार्बन के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको ये पता होगा भाई, ऑक्सीजन चाहे sp3 वाली ही हो, ये आपकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी हमेशा sp वाले कार्बन से। सही बात है। तो अगर ये ऐसा है तो जितने भी आपके हाइड्रोजन कनेक्टेड है O के साथ, मतलब जितने भी मिथाइल आपके O के साथ कनेक्टेड है, वो पक्का HZ से तो ज्यादा ही रहे होंगे, है ना। HZ से ज्यादा ही रहे होंगे, CH3 वाले HX, है ना, ये ज्यादा ही रहे होंगे। तो XZ से ज्यादा होने वाले, तो ZX से आगे नहीं हो सकता, पहली बात तो इसे उड़ा दो, है ना। ZX से आगे नहीं हो सकता, इसे उड़ा दो। अब दूसरी चीज, वैसे तो एक ही के बेसिस पे आंसर हो जाता, पर फिर भी मैं आपको सिर्फ लॉजिकली बता रहा हूं। यहां पर देखो ये जो HY दिए हुए हैं, ये एक तो sp कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, ऊपर से ऑक्सीजन के साथ भी जुड़े हुए हैं, मतलब ये तो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ जुड़ गए साथ में, मतलब इसके ऊपर तो दोनों का इफेक्ट आ रहा होगा। मतलब सबसे ज्यादा जो डेल्टा की वैल्यू बड़ी होगी वो HY के लिए ही बड़ी होगी, है ना। तो आप कहोगे कि जी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि Y ही है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, फिर आपका ऑक्सीजन जो होगा डायरेक्टली कनेक्टेड HX, और लास्ट में आपका ट्रिपल बॉन्डेड Y वाला। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे आपको यहां पर आंसर करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से आपसे वही पूछ लिया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स बताओ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के, जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकालते हैं भाई, 3n-5 और 3n-6 के बेसिस पे। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हम यूज करते हैं 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए हम 3n-6 यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल है भाई, ये कैसा है, लीनियर है,
अगर ये लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो सीधी सीधी बात है, यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 3n-5 का। n कितने हैं CO2 के अंदर? भाई 3 एटम है, तो n मतलब 3 हो गए यहाँ पर। तो आप फॉर्मूले में लिखोगे 3 × 3 9-5, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, है ना। लेकिन अब देखो इसमें ना एक पंगा क्या आता है बताऊं, एक पंगा क्या आता है। आपने ये आंसर बिल्कुल ठीक निकाला, ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला और ये ऑप्शन में भी है, लेकिन फिर भी ये आंसर करेक्ट नहीं है। देखो 2 और 1 को तो पहले ही उड़ा दो, ये तो मतलब दूर दूर तक आंसर नहीं है। आपका आंसर जो होगा वो 3 होगा। क्यों होगा 3? देखो 3 इसलिए होगा यहाँ पर क्योंकि इसमें से जो एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, इसमें जो एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है वो यहाँ पर IR इनएक्टिव होती है। ठीक है, देखो स्ट्रेचिंग किस किस बेसिस पे होती है, आपकी C डबल बॉन्ड O है, ये है ना। आपने पढ़े होंगे कई सारे इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज जो ये स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग होती है, पढ़ा होगा आपने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सिमेट्रिक का मतलब होती है कि यहाँ पर दोनों ही, सॉरी ये तो एसिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक का मतलब हो गया दोनों यहाँ पर ऐसे स्ट्रेच हो जाए, है ना, दोनों ऑक्सीजन ऐसे स्ट्रेच हो जाए अपोजिट डायरेक्शंस में, यानी ये बढ़ जाएगा C डबल बॉन्ड O बढ़ जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है अगर, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है और दूसरा वाला ऑक्सीजन भी उसी सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग होती तो उसे आप कहते हो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देखो जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है ना यहाँ पर, तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में भी जब पहले आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या है आपका, 0 है ना, यहाँ पर भी क्या है, डाइपोल मोमेंट 0 है। जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है ना यहाँ पर, तो भी यहाँ पर आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब भी आप कैलकुलेट करते हो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पर आपकी जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होने की वजह से डाइपोल मोमेंट में चेंज आता, अगर यहाँ पर आपका डाइपोल मोमेंट चेंज होकर नॉट इक्वल टू 0 हो जाता, तो आप कहते हैं कि हाँ जी ये जो कंपाउंड है मेरा ये IR एक्टिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होने की वजह से भी कोई डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं आ रहा, अभी भी ये 0 ही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो होता है ना, ये IR इनएक्टिव रहता है, इसलिए ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, है ना, ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, एक स्ट्रेचिंग यहाँ पर डिटेक्ट ही नहीं हो पाती। एसिमेट्रिक वाली में तो देखो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट छोटा है, यहाँ डाइपोल मोमेंट बड़ा है, यानी इन दोनों के बीच में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दिखेगी ही दिखेगी, इसलिए ये वाला यहाँ पर एक्टिव होता है। अब इसके बाद आप बेंडिंग मोड्स भी जानते हो, बेंडिंग होती है यहाँ पर, है ना, बेंडिंग होती है। तो बेंडिंग में जब आप देखोगे तो बेंडिंग तो हमेशा यहाँ पर आपको IR एक्टिव बनकर ही दिखाएगी। बस एक रीजन ये आ गया यहाँ पर जो, वो यही था कि ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होने की वजह से ये एक IR इनएक्टिव मोड बन जाता है। और इसलिए होने के बावजूद भी कि यहाँ पर 4 तरह के मोड्स बन सकते हैं, लेकिन जो डिटेक्ट होंगे, अगर वो बोलता ना यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे, तो आप आंसर बिल्कुल 4 ही बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जो ये एक लाइन उसने लिखी, कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बेसिस पे हम यहाँ पर कहेंगे ये वाला डिटेक्ट नहीं होगा और टोटल आपके सिर्फ 3 मोड्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों 4 आंसर नहीं है, होते हुए भी 3 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, आपसे जनरली ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कुछ वैल्यूज दे देता है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ओ सॉरी केमिकल शिफ्ट की, और फिर पूछ लेता है कि बताइए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा कंपाउंड का। थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाओगे ना, ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से होते हैं। देखो कैसे, उसने कहा है 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 7 के ऊपर वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये पक्का एरोमेटिक हाइड्रोजन रहे होंगे। मैंने अभी बताया था कि एरोमेटिक हाइड्रोजन जितने भी होते हैं उनकी वैल्यू आपकी 6.5 से लेके 8.5 के बीच तक जाती है। 7 तो उसके बीच में ही आई ना, तो एरोमेटिक हाइड्रोजन है, ये बात मुझे कंफर्म है। उसने कहा 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यानी सिर्फ 2 सिग्नल, 2 हाइड्रोजन एक जैसा सिग्नल दे रहे हैं और 2 हाइड्रोजन एक जैसा सिग्नल दे रहे हैं। तो ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो ये 2 हाइड्रोजन तो एक जैसा सिग्नल देंगे, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, ये वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन है, ये वाले 2 भी यहाँ पर एक जैसे देंगे, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सर यहाँ पर तो एक और हाइड्रोजन है जो सिग्नल देना चाहिए था, पर वो तो कह रहा है यहाँ पर
कि आपके पास सिर्फ दो ही तरह के सिग्नल है, तो ये तीसरा सिग्नल आने की वजह से आप यहां पर कहेंगे कि जी ये कंपाउंड तो पक्का नहीं हो सकता, है ना, ये कंपाउंड तो यहां पर पक्का नहीं हो सकता। इधर देखो, ये हाइड्रोजन अलग है और ये हाइड्रोजन अलग है, ठीक है, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको चारों हाइड्रोजन ही अलग दिख रहे हैं, देखो ढंग से देखो, चारों हाइड्रोजन ही अलग है। तो जब चार हाइड्रोजन अलग अलग है तो यहाँ पर तो चार सिग्नल आने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो इस एरोमेटिक रेंज में सिर्फ दो ही सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो ये पक्का पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों तरफ पास करोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हो जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर एक जैसे हो जाएंगे, और इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है ये मैच कर रहा है, सेम यहाँ पर भी होगा। तो पक्का सी और डी में आंसर होगा। चलिए ये बात देख ली हमने। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि एरोमेटिक हाइड्रोजन है कि नहीं, अब हमें देखना है आगे के कंपाउंड में क्या दिया गया है। एक तरफ वो कह रहा है कि जो CH3 है उसकी वैल्यू 2.3 के पास है और जो दो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू 4.5 के पास है। तो एक मिथाइल प्रेजेंट है, वो तो हमें दिख ही रहा है। इधर देखो ये डायरेक्टली फिनाइल से कनेक्टेड है और ये वाला मिथाइल जो है ये डायरेक्टली CH2 से कनेक्टेड है। शायद अभी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसमें मिथाइल डायरेक्टली फिनाइल से कनेक्टेड था एक तरफ, और एक बार मिथाइल डायरेक्टली CH2 से कनेक्टेड था, तो उसमें वैल्यू का डिफरेंस देखा था हमने, कुछ याद आ रहा है? अगर इस मिथाइल को देखोगे तो आप कहोगे कि देखो सर 0.9 ppm होती है इसकी, और इसके अंदर तो डायरेक्टली CH2 से कनेक्टेड है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 ppm के आसपास ही होनी चाहिए थी। और वो कह रहा है कि देखो तीन हाइड्रोजन की जो ppm की वैल्यू है वो 2.3 के आसपास है, तो ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता, है ना। ये मिथाइल को देखते हैं, 0.9 है और ये फिनाइल से कनेक्टेड है, तो इसकी वैल्यू 1.5 तक बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू 2.4 ppm तक चली जाएगी, है ना। और उसी के क्लोज वैल्यू मुझे 2.3 भी दिखाई दे रही है, तो मैं यहीं से डिटेक्ट करके बोल दूंगा कि हाँ जी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चाहो तो अब ये CH2 वाला मैच कर लो, ये देखो ये CH2 के लिए सिग्नल दिया है ना वो 4.5 का, तो देखो ये दो हाइड्रोजन की जो वैल्यू होगी, बेस वैल्यू कितनी होती है CH2 के लिए 1.3, फिनाइल की वजह से 1.5 इंक्रीज होगा, है ना। और देखो यहाँ पर एक हेलोजन भी तो है, ये भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही है ना, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से भी कुछ वैल्यू तो बढ़ेगी, तो 2.8 में मान लो 1.5 वैल्यू हो सकता है इसकी बढ़ गई हो, है ना, हो सकता है 1.5 वैल्यू इस क्लोरीन की वजह से बढ़ गई हो, तो आप यहाँ से कह दोगे कि हाँ जी हो सकता है ये जो आंसर आ रहा है ना 4.3 से लेके 4.5 के बीच में ये इसकी वैल्यू हो। हेलोजेंस भी जनरली आपकी 1.5 तक वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1.5 तक वैल्यू बढ़ा देते हैं हेलोजेंस भी, 1.5 से लेके 2 तक बढ़ा देते हैं, बल्कि क्या ये बात समझ आ गई? जनरली तो 2 तक वैल्यू बढ़ा देते हैं हेलोजेंस, ठीक है, 2 के आसपास वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो ये भाई आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको बेसिक पता होगा ना बड़े आराम से निकाल दोगे। इसको तो आपने सिग्नल के बेसिस पे निकाल लिया, भाई यहाँ तो 4 सिग्नल आ रहे थे, है ना, यहाँ तो 4 सिग्नल आ रहे थे, तो वो तो आंसर ही नहीं हो सकते, यहीं आ रहे थे 2-2 सिग्नल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो जब आपको क्वेश्चन में एक तो NMR और कई बार ना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। वैसे कई बार स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का कोई काम होता नहीं है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है जहाँ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं होता है, हम उसके बिना भी निकाल सकते हैं। देखो उसने 1720 के आसपास वैल्यू दी है ना, एक मेरे पास एस्टर है और एक एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड है। अब 1720 के आसपास वैल्यू है, मेरी बात समझना, हमने क्वेश्चन में भी देखा था एस्टर अगर, है ना, एस्टर अगर है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से 1735 जो वैल्यू थी वो 1710 या फिर 1705 तक भी चली जाती है ना। और अगर ये एल्डिहाइड होगा, मेरी बात समझना आप, अगर ये एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड में भी तो रेजोनेंस होगा, और एल्डिहाइड की वैल्यू कितनी होती है भाई, एल्डिहाइड की वैसे नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, हम कहते हैं 1725 या 1720 के आसपास वैल्यू होती है। अभी 30 और डिक्रीज कर जाएगी अगर रेजोनेंस की वजह से, तो यहाँ पर ये कितनी पे चल जाएगी, ये तो 1700 पे भी चल जाएगी, है ना, ये तो 1700 तक चली जानी चाहिए थी। मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया कि ना ही एस्टर और ना ही एल्डिहाइड मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बेंजीन के साथ, ये तो मुझे कंफर्म हो गया
कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा बेंजीन के साथ। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि दो ऑप्शन आपने कैसे उड़ा दिए। आपने जो डाटा दिया है ना 1720, इसी के बेसिस पे दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। अरे ये तो आ ही नहीं सकता ना। अब मुझे क्लियर है ये एल्डिहाइड की वैल्यू 1720 आ रही है, ये दोनों में ही सेम दे रखा है। अब मुझे आईआर से कोई मतलब नहीं है, अब एनएमआर पे चलते हैं। अब बस मुझे सिग्नल देखने हैं, ठीक है, सिग्नल देखने हैं। देखना मेरी बात समझना, यहाँ पर देखो 9.7 के आसपास वैल्यू दिखा रहा है, 9.7 के आसपास। और एल्डिहाइड की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी कि 9 से 10 ppm के बीच में होती है ना। एल्डिहाइड की वैल्यू इतनी बताई थी, तो यहाँ से भी मुझे कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड है। एस्टर तो वैसे भी काट देते आप, इसके बेसिस पे एस्टर कट जाता और इसके बेसिस पे आप ये वाला ऑप्शन काट देते। एल्डिहाइड कंफर्म हो गया, और ऊपर से साथ में वो 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट दे रहा है। ट्रिपलेट का मतलब उसके बगल में पक्का 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन में सेम है, इसलिए हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब समझना, हमें ये पता है 6.5 से लेके 8.5 तक एरोमेटिक हाइड्रोजन की वैल्यू होती है ना। एरोमेटिक हाइड्रोजन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखो कितने सिग्नल दिए हैं एरोमेटिक हाइड्रोजन के। देखो एक सिग्नल ये रहा, एक सिग्नल ये रहा, 2 और 2 हाइड्रोजन का। और जब भी 2 और 2 हाइड्रोजन का ऐसे 2 सिग्नल दे दिया जाए ना, तो हमेशा समझ लेना, ठीक है, जब भी आपको एरोमेटिक हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्नल दे दिए जाए तो समझ लेना वो पक्का पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड रहा होगा। हमेशा हमेशा ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये HA और ये HB, ठीक है, यहां से आपको 2 और 2 सिग्नल दिखाई दें, 2 सिग्नल दिखाई दे ऊपर से 2 और 2 के रेशो में। क्लियर है? तो पक्का पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो क्या आपको लगता है ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है? अब देख लो, क्या आपने कुछ भी देखा, क्या कुछ भी कंपेयर करा? ये वैल्यू तो हमने देखी भी नहीं थी, सिर्फ हमने इस वैल्यू के बेसिस पे इसको उड़ा दिया और इसको भी उड़ा दिया। फिर इन 2 सिग्नल के बेसिस पे हमने ये वाला उड़ा दिया, ऑप्शन सी कर दिया। बताओ, इतने बेसिक होते हैं क्वेश्चन, इतने बेसिक हो सकते हैं ये क्वेश्चन। बाकी आप चाहो, आप पूरा मैच करना चाहो तो मैच कर लो, आ जाओ मैच करोगे। देखो 7.1 और 6.7 ये पक्का इन हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल ठीक बात है। एल्डिहाइड की वैल्यू अभी हमने देखी 9.7 आ रही है। उसके बाद उसने 3 हाइड्रोजन के लिए जो सिंगलेट दिया है वो है 3.8 पे, है ना। 3.8 पे वैल्यू दे रखी है उसने 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट। तो देखो, एक तो ये मिथाइल है ना, एक तो ये मिथाइल है। और सेम फिनोमेना यहाँ भी तो हो सकता है कि जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर फिनाइल के साथ जाकर O पॉजिटिव बना ले। भाई आप एस्टर में भी तो यही करते हो ना, कि जो ये एस्टर की वैल्यू 3 से बढ़ रही है वो किस लिए बढ़ रही है? क्योंकि ये रेजोनेंस में जाकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना लेता है ना, ये कर लेता है ये एस्टर जो है वो यहाँ पर ये तो काम कर लेता है, इसीलिए तो इसकी वैल्यू बाय 3 ppm बढ़ जाती है एस्टर वाले केस में। यही हो रहा है ना, 3 साढ़े 3 तक जो ये वैल्यू बढ़ा रहा है, 3 साढ़े 3 तक, वो इसीलिए तो बढ़ा रहा है। अगर ये वाला OMe जो है यहाँ पर लगा हुआ है, समझना, यहाँ पर देखो ये जो O है इस Me के साथ लगा हुआ है, तो इसके लोन पेयर जब यहाँ रेजोनेंस में जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा? देखो एक जगह पर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा, उल्टा बना दिया, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्डेड कनेक्टेड होगा प्लस चार्ज के साथ, है ना। कुछ ऐसा ही होगा ना रेजोनेंस में जब ये जाएगा, कुछ इस तरह से। फिर ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होता रहेगा ऐसे। एक पॉसिबिलिटी होती है ना इस टाइप की। तो इस टाइम पर ही, ठीक है, इस टाइम पर ही आपको क्या दिखेगा कि ये वैल्यू 3 ppm तक बढ़ जाएगी, है ना। ये वैल्यू 3 ppm तक बढ़ जाएगी, और इसलिए वैल्यू देखो 3.8 आ रही है। मिथाइल की कितनी होती है 0.9, और 3 ppm तक बढ़ गई तो 3.9 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए, और उतनी ही वैल्यू आपको दे भी रखी है। समझ पा रहे हो बात को? उतनी ही वैल्यू यहाँ पर दे भी रखी है, तो ये बात भी यहाँ से कंफर्म करता है। और 2 हाइड्रोजन के लिए देखो 3.6 दे रखा है। 3.6 मतलब देखो एल्डिहाइड की वजह से एक इंक्रीज होगी, ये कितनी है 1.3 ऑलरेडी, एक एल्डिहाइड की वजह से इंक्रीज हुआ, और 1.5 यहाँ पर इस फिनाइल की वजह से इंक्रीज हुआ। तो गिन लो कितना हो गया, ये आ गया ना 3.8 के आसपास ही, ये भी 3.8 के आसपास ही आ गया। तो आपने नियरली प्रेडिक्ट कर लिया है 3.6 आ रहा है। ओके, और ये डबलेट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ कपल कर रहे हैं,
ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका IIT जैन 2022 का क्वेश्चन। कह रहा है नंबर ऑफ सिग्नल बताइए यहाँ पर 1H NMR स्पेक्ट्रम में कितने आने वाले हैं। तो आपने एक एट्रोप आइसोमेरिज्म नाम का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना एट्रोप आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ से एक प्लेन पास कर रहा है ना। और ऊपर से एट्रोप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो बाइफिनाइल रिंग्स होती हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पर रोटेशंस करना स्टार्ट कर देती है अगर यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स ना लगे हों। जैसे यहाँ तो मिथाइल और मिथाइल ही लगे हुए हैं, है ना, यहाँ तो मिथाइल और मिथाइल है, इनके बीच में इतने ज्यादा रिपल्शन नहीं होता है। अगर यहाँ पर मान लो आपका जैसे बाइफिनाइल सिस्टम है ये कुछ इस तरह का, और ये आपका मान लो कनेक्टेड है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर ये ग्रुप मान लो यहाँ पर लगा होता टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का, और यहाँ पर भी मान लो कुछ ऐसा ही लगा होता है ना, यहाँ पर मान लो COOH और यहाँ NH2 टाइप कुछ ऐसा लगा होता, तो ये यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर पाता, ठीक है, ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती। उस टाइम पर आप कहते हैं कि देखिए ये सिग्नल जो है यहाँ पर आते जो ये अलग होंगे और ये जो सिग्नल आएंगे ये अलग होंगे। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इस केस में तो बड़े आराम से मूवमेंट हो जाएगी, है ना, इस केस में बड़े आराम से मूवमेंट हो जाएगी। तो ये वाले मिथाइल भी और ये वाले मिथाइल भी, ये सब आपस में, ये दोनों बाइफिनाइल रिंग आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये बाइफिनाइल रिंग सिर्फ तब इक्वल नहीं होती जब यहाँ पर एट्रोप आइसोमेरिज्म ना हो, यानी ये मूवमेंट पॉसिबल ना हो, ठीक है, ये मूवमेंट अगर पॉसिबल ना हो सिर्फ तब ऐसा हो सकता है। अब फिलहाल हमें इसके बारे में तो बात करनी नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना, हमें यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमें यहाँ दिख रहा है, देखो दोनों बाइफिनाइल रिंग्स में सेम होंगे, दोनों रिंग्स में सेम होंगे। तो देखो ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल, इन चारों का सिग्नल क्या होगा, एक जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में एक प्लेन है एक तो ये दो मिथाइल एक जैसे और ये दोनों मिथाइल एक जैसे, और आपस में ये दोनों फिनाइल के रिंग्स के मिथाइल एक जैसी होंगे क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पर दोनों ही रोटेट कर रही हैं तो दोनों ही एक जैसी दिखेंगी। तो ये चारों एक जैसे हो गए। उसके बाद ये वाला मिथाइल एक जैसा होगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे भी प्लेन लगा सकते हो, जब ये एट्रोप आइसोमेरिज्म आ रहा हो ना तो आप ऐसे भी प्लेन बता सकते हो एक तरह से। इनडायरेक्टली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी एट्रोप आइसोमेरिज्म दिख रहा हो आपको तो आप एक तरह से ये कह रहे हो कि यहाँ पर भी प्लेन पॉसिबल है, ये वाला भी एक प्लेन है और ये वाला भी एक प्लेन है, आप ऐसे समझ लो जब भी एट्रोप आइसोमेरिज्म आ रहा होगा तब। तो आपने यहां से कहा जी ये एक है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। फिर उसके बाद आपने कहा कि ये भी बी है और ये भी बी है। अब समझना ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर है इसे मत भूल जाना, ये सी वाले होंगे दोनों, तो ये वाले भी कैसे होंगे, सी, ठीक है, ये दोनों आपस में एक जैसे होंगे, ये दोनों आपस में एक जैसे होंगे, और बीच में एक प्लेन आ रहा है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। इसीलिए यहां से आपको टोटल 3 तरह के 1H सिग्नल दिखाई देंगे। समझ पा रहे हो बात, यहाँ से 3 तरह के 1H सिग्नल दिखाई देंगे। अब समझना अगर मान लो ये कंपाउंड आपको दिया जाता, ठीक है, ये कंपाउंड अगर आपको दिया जाता तो कैसे करते, अगर ये कंपाउंड दिया जाता तो कैसे करते। आप कहते देखो जी ये वाला एक अलग है, ये वाला एक अलग है ना, आप यहां से प्लेन पास कर देते, यहां से एक प्लेन पास कर देते, आप ये कहते ये दोनों तो एक जैसे होंगे और ये वाला एक अलग होगा, HB होगा, है ना। सेम आप यहां पर कहते ये दोनों एक जैसे होंगे और ये वाला अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको फिर 4 सिग्नल दिखाई देते हैं, पर चलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ दो, हमें मेन मतलब था इससे, तो आपका यहां से 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपसे पूछा गया है भाई IIT जैम 2023 के अंदर, उसने कहा एक पी कंपाउंड है, बताइए कितने नंबर ऑफ सिंगलेट्स यहां से ऑब्जर्व होंगे। उसने सिंगलेट्स कहा है, ये बात ध्यान रखना, मतलब इसकी कपलिंग किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। सिंगलेट कब आता है, जब मान लो आपके पास ये हाइड्रोजन हो और उसके बगल में जो कार्बन हो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो, मान लो या तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना, या फिर हो सकता है ये फिनाइल रिंग के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे कुछ इस तरीके से, मतलब कोई हाइड्रोजन बगल में होना नहीं चाहिए,
तभी सिंगलेट आपको दिखाई देते हैं। देखो ये मिथाइल जो है ये यहां पर किसी के साथ कपल नहीं कर रहा होगा, है ना, क्योंकि इस कार्बन, इस वाले कार्बन, देखो ये CH3 है ना, इस हाइड्रोजन के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होता तो ये सिंगलेट होता, है ना, तो ये सिंगलेट होता, तो ये सिंगलेट की जगह कुछ और होता, पर यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सेम यहां पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों की तरफ यहां से एक एक सिंगलेट मिलेंगे, है ना, दोनों ही यहां पर कैसे हैं, सिंगलेट्स हैं, ठीक है, दोनों यहां पर सिंगलेट्स है। और ऊपर से अगर मैं यहां पर देखूं ना तो एक मुझे ना प्लेन भी पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे यहां से एक प्लेन भी पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों के सिंगलेट जो होंगे वो इक्वल होंगे। फिर ये वाले जो सिंगलेट्स होंगे, देखो ये भी एक सिंगलेट ही तो है, ये हाइड्रोजन भी किसी के साथ कपल नहीं कर सकता, ये वाला हाइड्रोजन भी किसी के साथ कपल नहीं कर सकता, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ऊपर से जो ये मिथाइल है ये भी किसी के साथ नहीं कपल कर सकता, तो इसलिए ये भी यहाँ पर एक सिंगलेट होगा, और मुझे यहाँ पर 3 तरह के ही सिग्नल दिखाई देंगे जो कि सिंगलेट्स हैं, सारी सिंगलेट्स हैं, बस सिग्नल देख लो, सारे सिंगलेट्स ही हैं, बस सिग्नल निकाल लो, हो गया काम, बस इतना करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका IIT जैन 2024 का, IIT जैन 2024 का क्वेश्चन है ये। इसमें देखो आपसे फिर से क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सिग्नल्स बता दो। देखो बस ये नंबर ऑफ सिग्नल्स के साथ ही खेलता रहता है। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, पहली बात तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर ये एक ही प्लेन पास हो रहा होता तो आप कहते कि 2 तरह के सिग्नल मिलते, है ना, अगर ये यहाँ पर एक ही प्लेन पास हो रहा होता तो यहां से आप कहते कि 2 सिग्नल मिलेंगे इन बेंजीन्स के ऊपर, पर अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पर क्या मैं ये वाला प्लेन पास नहीं कर सकता, अरे भाई इधर देखो ना, ये वाला, ये भी तो COOCH3 है, ये भी COOCH3 है, तो मैं एक और प्लेन पास कर सकता हूं, तो इसका मतलब ये चारों के चारों ही हाइड्रोजन आपके एक जैसे हैं। अब आधे लोग पता क्या करेंगे, इन बेंजीन का निकालेंगे, फिर ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पर CH3 भी तो लगे हुए हैं, तो ये देखो ये वाला क्या है, B वाला सिग्नल, और ये भी कैसा होगा, B वाला सिग्नल, यानी यहाँ से सिग्नल तो मिलेंगे 2, ठीक है, यहाँ से सिग्नल तो मिलेंगे 2 लेकिन किस वजह से मिल रहे हैं, इसकी वजह से एक और इस बेंजीन की वजह से एक, तो यहाँ से 2 सिग्नल आएंगे, ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखना, समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका IIT जैन 2025 का, बोल रहा है नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल। देखो यार हर साल आपसे वही नंबर ऑफ सिग्नल पूछ रहा है, हर साल वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सिग्नल बता दो, पर इस चीज में देखो थोड़ा सा अच्छा पूछा है, क्या, देखो उसने ना एलीन दे दी, जब वो एलीन दे देता है ना तो समझना, ये वाला एलीन को मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, जब भी आपके पास E1 एलीन होती है ना, समझना जब भी आपके पास E1 एलीन होती है तो E1 एलीन के अंदर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये मिथाइल बाहर आ रहा होगा और ये वाला पीछे आ रहा होगा, है ना, और ये वाले बॉन्ड्स जो यहां पर दिख रहे हैं आपको इस तरह से, ये आपका फिनाइल रिंग कुछ इस तरह से। अब यहाँ ना यहाँ पर ना आप सीधा सीधा एक प्लेन पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से ऐसे प्लेन पास होगा आपका, और वो प्लेन ऐसे पास होता हुआ आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे प्लेन पास होगा, और वो आपके ये 2 मिथाइल्स जो है ना इनको आपस में इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, मतलब ये दोनों को बीच से ऐसे काटता हुआ जाएगा, ठीक है, समझना कहना क्या चाह रहा हूं मैं। जो आपने ये प्लेन पास किया, ठीक है, आपने जो ये प्लेन पास किया उसके अंदर ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल रिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब ये दोनों मिथाइल ऐसे होंगे, एक जैसे, एक जैसे होंगे, और इस पूरे कंपाउंड को वो, ठीक है, समझना उस पूरे कंपाउंड को वो ऐसे काटता हुआ जा रहा है, देखना समझना, ये कार्बन है, इसके आगे एक कार्बन, ऐसे 3 कार्बन लगे हुए लाइन में, और इसके ऊपर जस्ट ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ है ऐसे, और नीचे जो है आपका यहाँ पर इस तरह से एक फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से फिनाइल लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो जब ये कटेगा तो ये मोबाइल, ये पेन और ये हाथ मेरा आधा आधा कटता हुआ जा रहा है बिल्कुल ऐसे, तो ये जो फिनाइल और ये हाइड्रोजन लगा है ना ये बिल्कुल ऐसे ही कटा हुआ है, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। तो यानी ये 2 मिथाइल तो एक जैसे होंगे, ये हाइड्रोजन आपका एक सिग्नल दे रहा होगा, ठीक है, फिर आपके ये फिनाइल जो होंगी ये सिग्नल दे रही होगी, फिनाइल पे देख लो एक सिग्नल तो इसकी वजह से आ रहा होगा, ऑर्थो वाले हाइड्रोजन की वजह से,
एक सिग्नल आ रहा होगा यहाँ पर ये मेटा वाले हाइड्रोजन की वजह से, और एक सिग्नल आ रहा होगा ये पैरा वाले हाइड्रोजन की वजह से। अब देखो यहाँ ना, वैसे इस क्वेश्चन में गलती क्या थी बताऊं, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बताऊं मैं, इसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि भाई हाई रेजोल्यूशन एनएमआर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये जो आप काम बता रहे हो ना, ये जो चीज हुई है, ये हाई रेजोल्यूशन के एनएमआर में बड़े आराम से डिटेक्ट हो जाएगी। यहां से आप कह दोगे कि देखो 1 2 3 4 और ये 5 सिग्नल आपके टोटल होंगे, है ना, यहां से आप बड़े आराम से बोल दोगे कि 5 सिग्नल दिखेंगे। लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है, जब आप लो रेजोल्यूशन का एनएमआर यूज करते हो ना, जिसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता, मतलब वो इन सिग्नल्स को ना आपस में डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो एच सी, एच डी और एच ई की वैल्यूज आती है ना, ये बहुत आसपास होती है। मान लो ये 7.23 पे है तो ये 7.25 पे होगी, ये 7.28 पे होगी, मान लो इतनी पास पास है। तो कई बार ना ये आपस में इन दोनों को, इन तीनों को डिफरेंशिएट नहीं करता था, इतनी इतनी पास पास वैल्यू। तो ये इतनी पास पास वैल्यू, इतनी पास पास वैल्यू होती है, तो कई बार ना एक जैसा ही सिग्नल आ जाता है। देखो यहाँ पर ऐसा सिग्नल आ जाता है, तो अब देखने वाले को इतना पता ही नहीं चलेगा, उसे लगेगा कि ये एक जैसा इतना बड़ा सिग्नल एक ही जैसा है, ये एक ही सिग्नल है ना। तो कई बार ना ये सारी बेंजीन के जो हाइड्रोजन्स है, ये पांचों हाइड्रोजन्स को वो एक मल्टीप्लेट में काउंट कर लेता है, एक ही मल्टीप्लेट में काउंट कर लेता है कई बार, कई बार। पर ये होता कब है, लो रेजोल्यूशन के एनएमआर में। ठीक है, ये लो रेजोल्यूशन के एनएमआर में होता है। हाई रेजोल्यूशन के एनएमआर में तो भाई सीधी सीधी बात है, सारी वैल्यूज दिख जाएंगी आपको अलग अलग, और सारी वैल्यूज दिख जाएंगी तो 5 सिग्नल भी चमक जाएंगे आपको आराम से। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो आईआईटी 2025 में आया। देखो जैम में या तो एक क्वेश्चन आता है या तो 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, क्या था वो, गामा इंटू बी नॉट, है ना। अब देखो यहाँ ना गामा नहीं निकलवाया उसने, यहाँ गामा की वैल्यू नहीं दी उसने, गामा की वैल्यू नहीं दी उसने, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गामा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। गामा क्या होता है, जी इंटू बीटा बाय एच। अब जी क्या होता है, बीटा क्या होता है और एच क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से समझना, बीटा क्या होता है आपका, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होता है इसको, इसके लिए आप कभी भी आइए लेक्चर में, वहां पे समझेंगे इसको। ये होता है आपका जी फैक्टर। ठीक है, ये होता है आपका क्या, जी फैक्टर, जी एन। और एच की वैल्यू तो आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो गामा यहां से निकाल लोगे। ठीक है, गामा जब यहां से निकालोगे, देखना मेरी बात समझना, पहले तो यूनिट समझो कि कौन सी यूनिट में दिया हुआ है। आपको पता है जी बीटा बाय एच आएगा, है ना। तो जी की यूनिट देखो कुछ नहीं है। ठीक है, जी की यूनिट कुछ नहीं होती। बीटा की यूनिट क्या है, जूल पर टेस्ला, डिवाइड है एच की वैल्यू क्या है, जूल पर सेकंड, सॉरी जूल सेकंड, यही है ना। तो जब आप यहां से यूनिट निकालोगे तो जूल से जूल कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पर सेकंड पर टेस्ला। और पर सेकंड को ये आप क्या लिखते हो, हर्ट्ज पर टेस्ला, है ना। पर सेकंड को हर्ट्ज लिख सकते हैं, तो मतलब ये जो यूनिट आने वाली है गामा की, वो हर्ट्ज में आने वाली है, और पर टेस्ला मतलब मुझे यहाँ रेडियन नहीं दिखाई दे रहा। सही बात है, मुझे रेडियन नहीं दिखाई दे रहा, और अगर रेडियन नहीं दिखाई दे रहा तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं डायरेक्टली, डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है मेरा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा इंटू बी नॉट, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। गामा की वैल्यू क्या दी गई है निकालने के लिए, जी बीटा बाय एच, और मल्टीप्लाई कर दो बी नॉट से, यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्वेश्चन में देख लो ढंग से, यही पूछा गया है। देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, उसने देखो ये वैल्यू फालतू की कंफ्यूज करने के लिए दी है। देखो 300 मेगाहर्ट्ज की वैल्यू उसने दे दी कह के कि कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। उसने कहा है इफ द स्पेक्ट्रोमीटर इज ऑपरेटेड एट 12 टेस्ला। ठीक है, उसने मैग्नेटिक फील्ड दे दी 12 टेस्ला की। अब वो कह रहा है कि बताइए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में कितनी होने वाली है, ये बताइए। उसने जी बीटा वगैरह सब दे दिया। ये जो 300 मेगाहर्ट्ज उसने दी है ना, उसने कहा है इस पे फ्रीक्वेंसी ऑपरेट कर रही थी, पर उसने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताई कि किस मैग्नेटिक फील्ड पे कर रही थी, है ना। उससे हमें इससे मतलब भी नहीं। अब हमें निकालना किसके लिए है, इस 12 टेस्ला के लिए। तो चलिए डायरेक्टली इस वाली वैल्यूज को रख देते हैं। जी की वैल्यू देखो कितनी दी है, 5.586। बीटा की वैल्यू कितनी है, 5.05 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाय
h की वैल्यू कितनी होती है 6.63 दे रखी है उसने, 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई विद 12 टेस्ला। ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेचिंग, ये आपकी आ जाएगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सॉल्व कर लो यहाँ से, ठीक है, सॉल्व कर लो यहाँ से। तो आपको मेगाहर्ट्ज में निकालना है, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो मेगाहर्ट्ज में निकालना है आपको। तो देखो 5.586 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5.05, तो ये आपका देखो क्या आएगा, यहां से सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 51.057 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी +7, ठीक है, +7 हर्ट्ज पर टेस्ला। देखना ये वैल्यू आ गई भैया, ये आ गई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब उसने मेगाहर्ट्ज में पूछा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले मेगाहर्ट्ज मतलब होता है, मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले से, तो ये बन गया 510.57 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेगा हर्ट्ज, और आगे पर टेस्ला जैसा था वैसा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 510.57। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस ही कह रहा है, तो 510.57 ये भाई आपका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन जितने भी आज हमने यहाँ पर करे हैं समझ में आए होंगे कि कैसे करने थे, है ना। इजी क्वेश्चन थे बिल्कुल, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए, तो भाई ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे जाइए, लाइक का बटन है और शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी बैच परचेज करना है तो जैसे मैंने बताया था, आप इस नंबर के साथ यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप यहाँ पर देखिए ये वाला नंबर, और या फिर आप विज्ञान विश का ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली वहां से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, तो हम यहाँ पर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।